आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेगास्थनीज की इंडिका। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, कल हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे? मतलब मौर्य साम्राज्य को जानकारी के लिए, मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए कितने सारे स्रोतों का इस्तेमाल किया गया, और उन सारे तमाम स्रोतों को जानते हुए ही हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी लेते हैं। कल हम लोग देखे थे कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में देखे थे, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के माध्यम से जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी मिलता है वो हमारा कल का लास्ट टॉपिक था। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका में हम लोग किस किस चीज़ के बारे में मालूम चलता है। मेगास्थनीज की इंडिका में जो सबसे पहले मालूम जो चलता है, ये भारत के बारे में इसके माध्यम से कई प्रकार की जानकारी मिलती है। सबसे पहले ये देखते हैं कि मेगास्थनीज कौन था। तो अभी हम लोग जब इससे विदेशी आक्रमण जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो सेल्यूकस निकोटर जो था वो यूनानी शासक था, और सेल्यूकस निकोटर का जो लड़ाई था वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुई थी। तो उस युद्ध में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य जो है लड़ाई को जीते थे। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे फिर हम वहाँ पे सेल्यूकस निकेटर और मेगास्थनीज के बारे में वहाँ पे पर्याप्त चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग बस इतना इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना कि ये जो मेगास्थनीज था वो एक विदेशी क्या था, सेल्यूकस निकोटर का एक राजदूत था। ठीक है, वो यहाँ पर आया था क्योंकि उसका सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा कर, मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के लिए। तो मेगास्थनीज जब भारत आता है, तो भारत आने के बाद ये भारतीय समाज के बारे में अलग प्रकार की जो है जानकारी देते हैं। क्योंकि भारतीय समाज और साहित्य के बारे में तो भारत के तमाम कई प्रकार के जो विद्वान हैं वो बहुत सी जानकारी हम लोग को ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन मेगास्थनीज भारत के बारे में क्या अलग कहा, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपके देश के बारे में, जैसे हम मतलब देश के बारे में जो उसके किसी भी देश के जो खुद के जो नागरिक होते हैं, उस देश का नागरिक अगर कोई बात कहता है तो वो बात तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। लेकिन जब आपके देश के बारे में जब कोई बाहरी दूसरे देश का व्यक्ति अगर कुछ कहता है ना, तो कई बार वो ओपिनियन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा बहुत प्यारा होता है। जब भी उसका बच्चा पूछेगा कि माँ हम कैसा दिखते हैं, फिर घर वाले उसकी बहन हो या उसके पापा हो, भाई जो भी हो, हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब अपने लोगों से आप हमेशा उम्मीद करते हो, हमेशा आपकी क्या करते हैं, तारीफ़ करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो वो चीज़ आपके लिए एक क्या बोलते हैं, मतलब कि एक आदतन बन जाता है, हैबिचुअल हो चुका है सुनने का। लेकिन जब आपकी तारीफ़ जब कोई बाहरी व्यक्ति करता है ना, तो वो लगता है यार बात सीरियस है। तो वही बात है कि भारत के बारे में जब भारतीय विद्वान कहते हैं ना, तो लगता है हाँ चलो ठीक है, यहीं पे रहा है तो भारत के बारे में बोला है, नॉर्मल लेके चलते हैं। लेकिन इसी भारतीय समाज के बारे में जब कोई विदेशी कुछ कहता है तो वो हम लोग बड़ी चाव से सुनते हैं। ये हम लोगों का आदत है, और आज भी देखते हैं ऐसे कई सारे जो है विदेशी जो पत्रिका जो मैगज़ीन है भारत के बारे में जब कुछ लिखता है तो फिर हम लोगों को लगता है कि हाँ कुछ बात तो है। जैसे अभी जो अभी कोरोना का जो मामला जो चल रहा है, उस कोरोना के मामले में जो यहाँ के तमाम न्यूज़पेपर तो लिख ही रहे हैं कि सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है और हम लोग किस किस स्टेज में हम लोग फैले हो रहे हैं। लेकिन ये तो चलो नॉर्मल हमारी पत्रिका है। लेकिन जब इसी के बारे में जब किसी दूसरे देश की पत्रिका जब कुछ लिखती है तो हम लोग को लगा हाँ ये मामला इंटरनेशनल बन चुका है अब, यानी कि अब मामला का जो गंभीरता है वो थोड़ा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। यानी कि जब कोई मुद्दा जब तक आपके घरेलू स्तर पे है तो वो थोड़ा कमज़ोर उस समय होता है, लेकिन जैसे ही वो मुद्दा वैश्विक स्तर पे चला जाता है तो फिर बातों में गहराई ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पर भारत के बारे में बहुत सारी तमाम बातें जो ये कहते हैं, ये कमोवेश ये बातें यहाँ के विद्वान भी कहते हैं, और हम लोग पढ़े भी हैं, कई प्रकार के साहित्य से पता भी चलता है। लेकिन मेगास्थनीज भारतीय समाज को एक अलग नज़रिए से देखते थे। तो आइए जानते हैं हम लोग मेगास्थनीज क्या क्या कहते हैं। तो मेगास्थनीज के बारे में हम लोग क्या देखें कि ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और इन्होंने उत्तरापथ मार्ग का उल्लेख किया है। उत्तरापथ मार्ग का मतलब ये जो भारत का, ये जैसे मान लो इंडिया है, छोटा सा जगह बनाते हैं, उत्तरापथ का मतलब ये जो रास्ता ऐसे करके जो बना हुआ था। तो इस जगह पर जो क्षेत्र था, यहाँ पर आपका था कौन सा, तक्षशिला, यहाँ पर कि कांधार था, है ना, तक्षशिला। और यहाँ पर कौन सा था, जो बंगाल का जो क्षेत्र यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पे कोलकाता अभी है, वहीं पर क्या था, ताम्रलिप्ति। तो इस जगह पर था ताम्रलिप्ति, यहाँ पे था आपका ताम्रलिप्ति, और यहाँ पर था आपका तक्षशिला। मतलब एक प्रकार का एक मार्ग बना हुआ था, एक रास्ता था, लोग उस रास्ते से जो है व्यापार वगैरह करते थे। यानी कि एक रास्ते के बारे में चर्चा कहाँ पे दिया हुआ है, मेगास्थनीज अपने इंडिका में लिखा हुआ है।
लेकिन ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज की जो हम इंडिका की बात करते हैं, दरअसल ये अपने जो ओरिजिनल जो कंटेंट के रूप में ये मौजूद नहीं है, क्योंकि इनका जो किताब था वो क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया, मूल रूप में अब बचा ही नहीं है। उस किताब के बारे में कैसे पता चला आखिर मेगास्थनीज अपने इंडिका में क्या कहते हैं, यानी कि मेगास्थनीज की इंडिका को जो पढ़ा होगा, निश्चित रूप से कुछ व्यक्ति तो पढ़े होंगे, तो कुछ जो विदेशी थे, एरियन और प्लूटार्क जैसे जो कुछ विदेशी लेखक थे, इन्होंने इस इंडिका का स्टडी किया होगा और इस इंडिका के बिहाफ पर इन्होंने भारतीय समाज के बारे में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, दरअसल ये मेगास्थनीज के इंडिका से डायरेक्ट सोर्स नहीं मिला है हम लोग को, हम लोग इनके थ्रू जानते हैं, इनके थ्रू जानते हैं कि आखिर मेगास्थनीज अपनी इंडिका में क्या लिखे हैं। ठीक है, तो जब भी यहाँ आपको दिखे कि मेगास्थनीज की इंडिका में ये सब लिखा है, इसका मतलब ये कौन कह रहा है, ये दरअसल एरियन और प्लूटार्क कह रहा है। बस किसके बिहाफ पर, मेगास्थनीज, क्योंकि अभी हमको यकीन इन्हीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इस इंडिका को पढ़ा है, बाकी हम लोगों के पास तो इंडिका अवेलेबल है नहीं, तो फिर ये जो कहेंगे हम लोग उसी बात को मानेंगे। तो हो सकता है कि तथ्यों के साथ थोड़ा फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ कुछ बातें जो अजीब मिलेगा, आपको कभी कोई शक होगा कि यार ये सच में ये बात मेगास्थनीज कहा है या फिर ये अपने मन से चेप दिया है ना। अब ये जो कह रहा है वो तो मानना पड़ेगा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं कि ये जो कह रहे थे, दरअसल ये इंडिका में लिखी हुई बात ये कह रहे हैं, मतलब मेगास्थनीज जो कहना चाहता है वो इनके मुंह से पता चल रहा है हम लोग को। ठीक है, तो वास्तविक स्वरूप में तो नहीं था, ये तुम बता चुके हैं। अच्छा, मेगास्थनीज की जो इंडिका थी, इसमें किस किस चीज़ के बारे में हमें सूचना मिलती है, तो भारत के भौगोलिक स्थिति की पता चलती है। भौगोलिक स्थिति का मतलब होता है जस्ट लाइक यहाँ का ज्योग्राफी, मतलब यहाँ के नदियों के बारे में, यहाँ के पहाड़ के बारे में, झरनों के बारे में, मिट्टी पठार, मतलब भारत की जो भौगोलिक स्थिति, चाहे उसके तटरेखा ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ों की जानकारी जो कहाँ से मिलता है, मेगास्थनीज की इंडिका। मतलब एक तरह से देखा जाए तो पुराना ये ज्योग्राफी का बुक है। उसी प्रकार से जो नगर प्रशासन, यानी कि उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था भारत में, तो पूरा उसके बारे में डीपली बताया गया है, कितने प्रकार का अधिकारी था। जैसे एक अधिकारी के बारे में भी पता चलता है, इसका नाम क्या है, एस्ट्रोनोमोई। इस एस्ट्रोनोमोई के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन में, ये एस्ट्रोनोमी का था, एस्ट्रोनोमोई। एक्चुअली ये कौन था, नगर का एक अधिकारी था, प्रशासनिक अधिकारी था। उस अधिकारी को उस समय क्या बोलते थे, एस्ट्रोनोमोई। और इसकी चर्चा कहाँ पे मिलता है, मेगास्थनीज की इंडिका में। ठीक है, तो नगर प्रशासन परिषद, यानी कि कई, परिषद का मतलब होता है कौंसिल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। कौंसिल का मतलब होता है एक प्रकार का समूह, कई व्यक्तियों के समूह को क्या बोलते हैं, कौंसिल, परिषद कहते हैं। ये जो नगर का जो प्रशासन चलता था, तो कई व्यक्तियों से मिलकर के चलता होगा, अकेले तो होता नहीं होगा, तो कई व्यक्तियों के समूह के माध्यम से जो प्रशासन होता था, इसके बारे में भी चर्चा दिख रहा है आपको। उसके अलावा सैनिक प्रशासन परिषद, तो देखो अब सेना का प्रबंधन भी करने के लिए एक समूह होगा जो सेना से रिलेटेड सारे काम को करता होगा। मतलब जब भी युद्ध वगैरह जैसी जो घटना होती होगी, तो ऐसे में जो कुछ समूह होगा वो क्या करता होगा, चलो भाई इकट्ठा हो जाओ, जमा हो जाओ, लड़ना है। तो कुछ लोगों के समूह, जैसे आज भी भारत सरकार जब भी कोई बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक कुछ अशांति का जो मामला होता है, तो जब भी कुछ आर्मी वगैरह को भेजा जाता है, तो कुछ लोगों की प्लानिंग की वजह से होता है। फैसला दरअसल सेना का नहीं होता है, सेना के जो प्रमुख होते हैं और उनके भी ऊपर के जो होते हैं, वो दरअसल डिसीजन लेते हैं और सेना प्रमुख के माध्यम से उस काम को करवाया जाता है। तो पहले भी सैनिक प्रशासन को लेकर के भी तमाम तरह की बातें इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद पाटलिपुत्र का बहुत चर्चा मिलता है यहाँ पे हमको इस किताब में। मतलब अगर किसी को पटना के बारे में पूरी जानकारी अगर चाहिए, तो आप मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में पढ़ो। पटना के बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ कि कैसे वहाँ पे जो है दुर्ग वगैरह बना हुआ था, जो साइड से जो बाउंड्री वगैरह जो किया हुआ था, लकड़ी के घर हुआ करता था, लोग आग से बहुत डरते थे, क्योंकि लकड़ियों का घर ज़्यादा होने की वजह से उस समय आग से लोग ज़्यादा डरते थे, आग जलने से लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। तो ये तमाम तरह की बातें जो हम देखते हैं, वो सब कहाँ मिल रहा है हमको ये सोचना, यानी कि भारत के बारे में जो कई प्रकार की जानकारी है, चाहे वो भौगोलिक स्थिति हो, उनकी जोग्राफिकल कंडीशन की बात करें, या फिर नगर प्रशासन यानी कि जो उस समय के शहर का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था, साथ ही साथ जो मिलिट्री पावर की जो बात करते हैं, सैनिक की बात जो कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम की बात करें, ये तमाम तरह की बातें इस किताब में आपको देखने को मिलता है। अब यही सोचो कि ये किताब अपने आप में कितना शानदार होगा। किसी भी क्षेत्र के बारे में अगर आपको तमाम जानकारी मिल जाए, तो वो अपने आप में परिपूर्ण माना जाता है। तो अच्छा, एक चीज़ और भी देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा हो चुका है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है कि भारतीय जो है समाज जो है,
वो किस मतलब किन की उपासना करते थे, मतलब यहाँ के लोग किन को पूजते थे। तो उस समय यहाँ के लोग जो विष्णु और शिव को पूजते थे, है ना, विष्णु और शिव के बारे में जो है ये पूजा करते थे उस समय लोग। और अच्छा, विष्णु और शिव के बारे में, तो विष्णु का नाम उस समय क्या दिया हुआ इनके किताब में लिखा हुआ है, हेराम्बलीज। हेराम्बलीज जो है, हेराम्बलीज का मतलब होता है विष्णु के बारे में कहा गया। उसके बाद डियानिसस, तो डियानिसस किसको बोला गया, शिव को। तो शिव को डियानिसस के रूप में दिखाया गया उसमें, और जबकि विष्णु को हेराम्बलीज के रूप में दिखाया गया। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि डियानिसस में जो है किसकी पहचान की जाती है, तो शिव की पहचान किससे की जाती है, डियानिसस से। ठीक है, यानी ये इस बात को कहे होंगे कि भारतीय लोग हेराम्बलीज और डियानिसस की आराधना या पूजा करते होंगे। तो लोग अनुमान लगा, अच्छा कौन है डियानिसस और हेराम्बलीज, तो पता चल गया। उसके बाद जो सबसे मज़ेदार बात है, ये भारतीय समाज के बारे में कुछ भ्रामक बातें भी कहते हैं। अब ये भ्रामक का मतलब ये होता है कि निश्चित रूप से वो सच नहीं है। तो कुछ इनके बारे में जो सूचना मिलता है वो क्या है, इनका सबसे पहला मानना था कि भारतीय समाज जो है वो 7 जातियों में बटा हुआ है। भारतीय समाज में ऐसे तो आम तौर पे जो हम लोग जानते हैं कि उस समय वर्ण व्यवस्था चल रहा था, और वर्ण व्यवस्था में वही था चतुर्वर्ण व्यवस्था, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो भारतीय समाज उस समय 4 क्लास में बटा हुआ था, और इनका मानना है कि नहीं 4 क्लास में नहीं बल्कि 7 क्लास में बटा हुआ था। अब ये 7 क्लास क्या था, अब जैसे एक क्लास है किसान, किसान का अपना अलग वर्ग है। उसके बाद है पशुपालक, वो जानवर चराने वाले लोग। दार्शनिक, कुछ लोग फिलोसफर जो आध्यात्म की बात बोलेंगे कि जैसे ये ईश्वर क्या है, पृथ्वी क्या है, आत्मा क्या होता है। तो ऐसी जो तमाम सारी जो बातें हैं ये दार्शनिक को लोग करेंगे। उसके बाद देखो शिल्पी, शिल्पी कौन होते हैं, जो क्राफ्टिंग का काम करते हैं। तो क्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, जो कि क्राफ्टिंग का मतलब होता है जैसे कि नक्काशी समझते हो ना, जैसे कि किसी पत्थर पे डिज़ाइनिंग का जो काम होता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, क्राफ्टिंग का काम होता है। उसके बाद सैनिक लोगों का अपना एक अलग वर्ग होता था। उसके अलावा निरीक्षक, जो शहर की जो है सुरक्षा वगैरह का भी ध्यान रखते थे, देख रेख करते थे। उसके बाद समासक, यानी कि तमाम तरह की सूचनाओं को वो इकट्ठा करके रखते थे। तो ये तमाम प्रकार के जो वर्ग हम देखते हैं, ये सारे लोगों के माध्यम से जो भारतीय समाज है वो 7 जातियों में हमें पटा। हालांकि ये हमें देखना नहीं है कितने प्रकार की जाति होती है, ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहना क्या चाह रहा था। तो ये जो बातें कह रहा था वो अपने आप में क्या है, भ्रामक बातें हैं। इसके अलावा देखते हैं कि भारतीय लेखन प्रणाली से परिचित नहीं थे। इनका कहना है कि भारतीय लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मतलब इनके पास खुद का अपना लेखन प्रणाली का विकास नहीं हुआ था। ये कितनी अजीब बात है। जबकि बौद्ध ग्रंथ हम लोग देखे हैं, जो त्रिपिटक देखे, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये कहाँ से आया भाई फिर मेरे। तो जब भारतीय लोग, इनको लगता था नहीं भारतीय लोगों को लिखना अच्छे से नहीं आता है, जबकि रियलिटी क्या था, रियलिटी कुछ था। तो इनका ये भी जो दावा है वो भी क्या हो जाता है, भ्रामक निकलता है, गलत है। तीसरा है कि भारत में दास प्रथा नहीं था। ये भी चौपट वाला बात हो गया। दास प्रथा भाई कैसे नहीं था, बुद्ध तो साफ साफ कहे हैं कि जो बौद्ध संघ में अगर किसी को प्रविष्ट करना हो, एंट्री करना हो, तो दास लोगों को अपने जो है मालिक से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री करने देंगे, ऐसा तो लिखा है। तो जब बुद्ध के त्रिपिटक में ऐसा दिया हुआ है कि जो बौद्ध धर्म में अगर आपको बौद्ध संघ में प्रवेश करना हो तो आपको ये तमाम तरह की बातों को फॉलो करना पड़ेगा, तो ये भी बात क्या हो गया, झूठ। जबकि उसमें दास प्रथा तो अपने चरम स्तर पे थे। लोग मतलब कि खरीद फरोख्त जबर खेती कराते थे दासों को पकड़ पकड़ के, हाँ बेगारी का काम करवाते थे। तो दास प्रथा तो था, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य को भी, शूद्रों को एक तरह से देखा जाए तो दास ही तो बनाया गया। ज़्यादातर जो उस समय जो दास थे वो कौन थे, जो सबसे निचले तबके के जो क्लास के लोग आते थे। यानी ये बात भी इनका क्या हो गया, भ्रामक निकला, गलत निकला। उसके बाद एक बात और ये कहते हैं कि भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ता है, मतलब कि भारत में कभी भी जो है अकाल की स्थिति कभी आया ही नहीं। इनका कहना था कि भारत का जो भूगोल है वो इतना शानदार है, यहाँ पर खेती ज़बरदस्त होता है, बारिश का कभी दिक्कत नहीं होता है, फसल, भारतीय किसान यहाँ पे फसल उगाने से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे किसान माने जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हमेशा कृषि के अधिशेष की स्थिति होती है, और भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ता है, कभी दिक्कत नहीं होता है, 1 नंबर देश है, ज़बरदस्त है। अब तारीफ़ सुनने में अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी इसलिए क्योंकि जो सोगौरा का जो अभिलेख है, जो गोरखपुर में जो एक अभिलेख मिलता है, दरअसल वहाँ पे इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अकाल के दौरान राजकीय सहायता दी गई थी।
और याद होगा कि जब मगध में जब अकाल पड़ा था 12 वर्ष का, हाँ, जो इसके वजह से क्या हो गया, अब वहाँ से स्थल बाहु और भद्र बाहु अकाल के वजह से ही तो गए थे ना। हाँ। अच्छा, ये चंद्रगुप्त मौर्य खुद भी तो ये तो जैन ही तो ना, जैन थे, जैन धर्म को मानते थे ये। तो ये पूरा मामला समझ में आया और कुछ छूटा तो नहीं। आई थिंक मेरे ख्याल से पूरा टॉपिक कवर हो गया हमारा मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में, इतना ही हमें जानना था। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा अशोक का अभिलेख के बारे में। तो पहले इसको बोर्ड को रफ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अशोक के प्रमुख अभिलेख के बारे में, ठीक है। अशोक के प्रमुख अभिलेख की अगर बात करें तो इनके अभिलेख से भी हमें कई प्रकार की जानकारी मिलती है, ठीक है। वैसे तो अशोक के अगर अभिलेख की बात करें तो अशोक के कम से कम लगभग 40 से भी ज़्यादा अभिलेख मिले हमारे पास। उसमें से कुछ बृहत अभिलेख थे जो लगभग 14 हैं। अभी जो पढ़ रहे हैं वो अशोक के 14 बृहत अभिलेख ही हैं, जिसमें कि अशोक के धम्म नीति वगैरह से लेकर के अशोक की जो तमाम प्रकार की जो विचार थे वो आपको इसमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से बृहत अभिलेख के अलावा आपको लघु अभिलेख, स्तंभ लेख, गुफा अभिलेख, मतलब कि ये अब गुफा अभिलेख मतलब क्या होता है? गुफा अभिलेख का मतलब होता है जो गुफाओं में जो उकेरा गया जो अभिलेख है, जैसे कि बारबर पहाड़ी का जो अभिलेख का जो हम सुनते हैं वो भी अशोक के ही अभिलेख हैं, जो बारबर पहाड़ी के जो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और अशोक क्या कहता है, इसी अभिलेख को क्या कहता है, आजीवक जो संप्रदाय थे, जो बौद्धों का जो एक समूह था, उसको ये दान में दे दिया था, क्योंकि वो गुफाओं में बनाया गया था। तो वहीं पर अशोक के बारे में बहुत सारी तमाम तरह की बातें उसमें लिखा हुआ था, क्योंकि अशोक उस चीज़ को गिफ्ट किए थे। उसके अलावा बृहद अभिलेख की बात करें तो उसमें क्या पता चलता है, जैसे अशोक के जो बृहद अभिलेख जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो 14 बृहद अभिलेख है, इसमें हम लोग देखते हैं कि मतलब कि एक राजा का जो आदेश होता है, मतलब अशोक अपने जनता से वो क्या कहना चाहते थे वो इसमें दिया हुआ है। यानी कि राज की घोषणाओं का पता चलता है। राज की घोषणाओं का मतलब है एक राजा की तरफ से क्या घोषणा लोगों के लिए किया गया है। जैसे आज भी भारत सरकार तमाम तरह की योजनाएं लाती है और जो निचले दल के जो अधिकारी होते हैं उनका काम है इस योजनाओं को निर्वहन करना, इम्प्लीमेंट करना। तो अशोक के आप एक तरह समझो ये प्लानिंग था। इस प्लानिंग के तहत वो लोगों की ज़िंदगी को वो बेहतर करना चाहते थे। तो एक तरह से ये क्या हुआ, राज्य की घोषणा ही तो हुआ, और ये बहुत सारे जगहों पर मिला था। उसके अलावा अगर लघु अभिलेख की बात करें तो लघु अभिलेख का मतलब ये होता है कि छोटा अभिलेख, जैसे अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो बताता हो। तो लघु अभिलेख के बारे में जब हम बात करेंगे वहाँ पे अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताता है, जबकि वृहद अभिलेख जो भी हम पढ़ रहे हैं वो अशोक के जो राजकीय घोषणाओं के द्वारा जो लोगों के लिए जो लिखा गया था वो इसमें पता चलता है हमको। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं स्तंभ लेख, स्तंभ लेख भी एक प्रकार की क्या है, वो भी राजकीय नीति था, और उसमें भी आपको अशोक के जो राजनीतिक पॉलिसीज जो थे और उसके अलावा जो उनके निजी ज़िंदगी से रिलेटेड जितनी भी सारी बातें थे वो भी वहाँ पे लिखा हुआ है। गुफा अभिलेख में तो हम बता ही दिए कि ये अशोक ने जो है आजीवक संप्रदाय को दिया था। उनके कई प्रकार के अभिलेख मिले, जैसे कि मास्की, गुर्जरा, उदलोटम, नट्टू, ये सब आपको कहीं भी बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। कलिंग, अच्छा कलिंग अभिलेख के बारे में भी हम लोग देखे थे। अशोक का जो कलिंग अभिलेख, कलिंग कहाँ पर है, जो वर्तमान में जो उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसको पहले कलिंग कहा जाता था, ठीक है। तो कलिंग अभिलेख के अलावा जो है आपको कई, जैसे कि जांगड़, धौड़ी, ये सब में लिखा हुआ है कि वही क्या लिखा हो उसमें लिखा आपको समस्त जो जनता है वो मेरी क्या है, संतान है। तो ये इस तरह की बात करता है, ठीक है। और अशोक के जो आपके अभिलेख जो लिखा हुआ मिलेगा वो आपको, जैसे अभिलेख तो किसी न किसी तरीके से लिखा होगा, यानी कि कोई ना कोई लिपि होगा। जैसे अशोक के जो अभिलेख है आपको ब्राह्मी लिपि में भी दिखता है, खरोष्ठी लिपि में भी दिखता है, ग्रीक लिपि में भी दिखता है आपको, और अरमाइक लिपि में भी दिखता है। लेकिन अशोक के जो अभिलेख आपको प्राकृत भाषा में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, अशोक का जो ये अभिलेख जो लिखने का, यानी कि जो पत्थर पे जो लिखने की जो तरीका था वो किससे सीखा था? याद होगा जब विदेशी आक्रमण हम लोग पढ़ रहे थे तो डेरियस फर्स्ट के बारे में देखे थे, है ना। वही ईरानी जो शासक था, जो डेरियस फर्स्ट था ना, उसी से ये तरीका सीखा था कि हम लोग भी एक पत्थरों पे जो घोषणाएं जो होता है ना वो पत्थरों पे लिखवाएंगे, ताकि आम लोग उस घोषणा को आराम से पढ़ सकें और कोई व्यक्ति जो मीडिएटर है उसमें कोई छेड़छाड़ ना कर सके। तो ये चीज़ अशोक भी सीखे किन से? वही डेरियस फर्स्ट से सीखे थे, ठीक है। जैसे अच्छा ये तो हमारा फिलहाल हो गया। थोड़ा बहुत अगर देख लेते हैं, सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप के माध्यम से अशोक के अभिलेख को पढ़ा, यानी कि अशोक का अभिलेख पहले किसी व्यक्ति नहीं पढ़ा था,
जो जेम्स प्रिंसेप नामक जो व्यक्ति है सबसे पहले वही पढ़े थे इसको। और उसमें क्या देखते हैं, अशोक को देव नाम प्रिय की उपाधि मिला था। ये नाम आपको कहीं पे, वैसे तो जगह नहीं है लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं, देव नाम प्रिय। यानी कि जो जेम्स प्रिंसेप थे, अशोक के अभिलेख में जो इनका नाम दिखता है वो एज इट इज़ अशोक ही नहीं लिखा हुआ है, उसमें अशोक के जगह पर क्या लिखा हुआ है, देव नाम प्रिय। ये उपाधि मिला था। जैसे कि गांधी तो नाम है, लेकिन महात्मा क्या है, उपाधि है। इसी प्रकार से अशोक के नाम के पहले भी क्या लगता होगा, देव नाम प्रिय अशोक, सम्राट अशोक। ठीक है, तो ये देव नाम प्रिय कहाँ पे मिलता है आपको, वो अशोक के जो अभिलेख है उसमें दिखता है। तो अब ये देव नाम प्रिय की जो उपाधि है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उस समय अशोक को ही मिला था। उसके बाद अगर देखा जाए तो अशोक के अलावा जो मौर्य शासक एक नाम है जिनका कि नाम है दशरथ, ठीक है, दशरथ को भी ये उपाधि मिला था। तो अच्छा, दशरथ के अलावा और किसको मिला था, उसके अलावा श्रीलंका का एक शासक था जिसका नाम था तिस। ये श्रीलंका का शासक था। तो एक तो कौन है, दशरथ। आई थिंक शायद अशोक का पुत्र का नाम दशरथ है। ठीक है, तो दशरथ और तिस, ये दोनों को ही अशोक के अलावा देवनाम प्रिय, यानी कि एक हो जाएगा अशोक को भी ये उपाधि मिला था। उसके अलावा तिश जो श्रीलंका के शासक थे उनको भी ये देवनाम प्रिय का उपाधि मिला था। और किनको, अशोक का जो पुत्र था दशरथ। एक बार आप लोग करेक्ट कर लेना कि शायद हो सकता है कि दशरथ, मेरे ख्याल से अशोक का पुत्र का नाम दशरथ ही था। अच्छा चलो, ये तो हमारा हो गया उनके बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा। अब जो हमारे लिए एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अशोक के जो प्रमुख अभिलेख जो हम लोग देखते हैं, जो 14 वृहत अभिलेख की जो बात करते हैं, तो एक एक करके देखते हैं कि किस अभिलेख में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे जो पहला अभिलेख है, जो थोड़ा बहुत आपको जो 9वां अभिलेख है, ये कुछ कुछ चीज़ें आपको मिलेगा इसमें भी। जैसे सबसे पहले पहला अभिलेख पहले देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि वो पशु बलि की निंदा करते हैं। मतलब जानवरों के जो धार्मिक कृत्य के नाम पर जो जानवरों की जो हत्या होता है, जो मर्डर, एक तरह से वो मर्डर है। जिस चीज़ को आप ट्रेडिशन के साथ जोड़ करके उसको बलि कहते हो, वो दरअसल क्या है, हत्या। समझ रहे हो, बलि और हत्या में फ़र्क होता है। अगर हम शब्दों के पीछे जाएं तो बलि का मतलब होता है कि आप किसी धार्मिक कृत्य को करने के लिए आप एक चढ़ावे के रूप में किसी जानवर को भेंट कर रहे हो। जिस उपासक की आप उपासना करते हो, यानी कि गॉड के लिए, उस गॉड को आप गिफ्ट करना चाहते थे, तो आपने क्या किया, चढ़ावे के रूप में आपने क्या दे दिया, जानवर की बलि कर दी, यानी कि जानवर की हत्या कर दिया। जबकि वो क्या है, वास्तव में देखा जाए तो वो अपने आप में मर्डर है। लेकिन लोग चूँकि धार्मिक पूर्वाग्रह से इस तरह से ग्रसित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम हर चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को पाने का, चूँकि उनके अंदर एक गजब की उत्कंठा होती है, उनको लगता है कि हम कुछ भी करके हम इस चीज़ को पाना चाहते हैं। और उस कर्मकांड के चक्कर में बेचारे कितने सारे मासूम जानवरों की हत्या हो जाती है। सोच के देखना कि अभी के समय में भी कई सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है कि ये मर्डर है, और आप इसको क्या करते हो, जाते हो हम आराम से जाके टिक्का उक्का, खून का टिक्का यहाँ से वहाँ पूरा लगा के जाते हैं, दुर्गा माई की जय हो। अरे भाई, मेरे नॉनसेंस वाला हरकत है ये। दिस इज़ रेडिकुलस, नॉनसेंस, बहुत ही घटिया हरकत है ये, नीच हरकत इसको हम कहते हैं। बलि प्रथा को आप किसी भी एंगल से इसको आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हो। दिस इज़ मर्डर, इसको आप मर्डर कह सकते हो। और ये चीज़ हम लोग आज समझ रहे हो ना, जबकि ये बात बहुत पहले कौन कहते थे, अशोक कहते थे। आप समझ के देखना कि हम लोग बार बार जो पढ़ते हैं कि अशोक महान थे। महान कैसे कहलाते हैं लोग, महान वही व्यक्ति कहलाते हैं जो उस समय उस परिस्थिति में जो सबसे बेहतर काम किया हो, या फिर सबसे बेहतरीन सोच का व्यक्ति हो। इसी वजह से हम अशोक को महान कहते हैं, क्योंकि वर्तमान उस समय में जो उनके समकालीन जितने भी शासक थे या जितने सारे जो दार्शनिक थे, वो उस बात को लेकर के उतने प्रखर रूप से नहीं सोच पाते थे जितने अच्छे तरीके से अशोक सबसे पहला अपना पहला अभिलेख में बोला, भाई ये पशु बलि जो चलता है, तुम लोग जो चढ़ावा के नाम पे करते हो, इसको तुम बंद करो, ये गलत है। और सोचो, ये तब की बातें हैं जब इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ था, तभी कहा गया था। और हम लोगों को आज तक ये बात समझ में नहीं आ रहा है। तो यही होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को ठीक से स्टडी नहीं करते हो, या फिर पढ़ाई लिखाई करके भी अगर उस चीज़ को हम संस्कार के स्तर पर अगर नहीं डाल पाते अपने आप में, तो आप चेंजिंग नहीं कर सकते हो। हर बार आप किसी चीज़ को, हम समाज के परंपरा के नाम पर आप गलत को जायज़ नहीं ठहरा सकते हो। गलत तो गलत, उसको आप जस्टिफिकेबल नहीं कर सकते हो, वो गलत है। और ये बात ये भी कहते थे,
और इसके बाद तो आने वाले कई प्रकार के दार्शनिक है वो खुद ही कहते हैं, पशु बलि की ये निंदा करते हैं और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। देखो ये सब बातों से ये पता चलता है कि एक राजा का माइंडसेट कैसा था। आप अशोक के मेंटलिटी को समझो कि अशोक वो व्यक्ति नहीं था। अब कलिंग अभिलेख से जब कलिंग युद्ध होता है, हम अशोक के बारे में फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो चूंकि अशोक के अभिलेख के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि मौर्य काल के बारे में जो जानकारी मिला था हमको, तो साहित्यिक रूप में जिस किताब से हमें थोड़ा बहुत जानकारी मिला था उसका स्टडी हम लोग किए। जैसे कि इंडिका के बारे में पढ़े हम लोग, ये अर्थशास्त्र के बारे में जो देखे हम लोग, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मुद्रा राक्षस के बारे में भी हम लोग देखे थे। मुद्रा राक्षस में तो यही कह रहा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद को हराने के लिए कितने पेंच लगाया था, क्या क्या तरीका अपनाया गया था। तो चाणक्य की जो कूटनीति थी, जो युद्ध कौशल की नीति थी, वो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त ने लिखा था, लगभग 9वीं सेंचुरी में लिखा था। तो अलग अलग सोर्स से हमको फाइनली पता क्या चल रहा है, हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में ही पता चल रहा है। और ये भी जो सोर्स पढ़ रहे हैं अभिलेख, इससे भी हमें क्या पता चल रहा है, मौर्य साम्राज्य के बारे में। फिर हम लोग अलग से बारी बारी करके पढ़ेंगे, जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाएंगे, फिर बिंबिसार पढ़ेंगे, फिर हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे डिटेलिंग करके। तो पहले वाले में राजा को अशोक का इंटेंशन आप समझो कि ये कहते थे सभी मनुष्य क्या है, मेरी संतान है। ध्यान देना, संतान का मतलब होता है कि मेरा बच्चा, और हमको मेरे ऊपर किस चीज़ की जिम्मेदारी है, हमें उनकी परवरिश करनी है और अच्छी परवरिश करनी है। जैसे एक फादर या फिर एक जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो जस्ट वो पूरी पब्लिक को, पूरी जनता को वो अपना क्या मानते थे, वो अपना संतान मानते थे। तो राजा का नियत तो बिल्कुल साफ है यहाँ पे। और ये पशु बलि जैसे जो कर्म कांड है, इसकी भी वो एबलिशमेंट की बात कर रहे हैं। और यही चीज़ जो हम नम्मा जो लिखे हैं वो इसलिए क्योंकि पहला ही वो इसमें ये भी लिखते हैं कि जो अनाप शनाप जो आप धार्मिक समारोह में जो खर्च करते हो ये बंद करो। सामाजिक जो समारोह में जो आप अपव्यय करते हो, एक्स्ट्रा जो खर्च करते हो कि एक स्टेटस सिंबल के नाम पे कि बगल वाला इतना खर्चा किया तो हम तो उससे भी ज़्यादा करके दिखा सकते। अरे भाई मेरे, तुम गरीबी खरीद रहे हो, तुम नकल गलत चीज़ का कर रहे हो। तुम नकल करोगे कल के डेट में बर्बाद तुम्हें ही होना है। हो सकता है कि उसकी हैसियत थी वो किया, लेकिन तुम ईगो पे आके क्या किए, तुम भी बराबरी करने लगे। आप एक अच्छा एग्जांपल देते हैं, जैसे इस्लामिक कम्युनिटी में ये चीज़ है कि इस्लाम में दहेज को लेकर के एबलिशमेंट है, दहेज वहाँ पे पाप माना जाता है। इस्लाम में दहेज नहीं लिया जाता, हालांकि मेहर की राशि है बहुत ही नाम मात्र की होती है वो। जबकि अच्छा, भारत में जो इस्लामिक लोग, जो यहाँ पे जो मुस्लिम लोग रहते हैं, वो भारतीय समाज से क्या सीखे, कुछ गलत चीज़ ही सीख ली है। जैसे कि जो दहेज हिंदुओं के में जो चल रहा था, ये गलत परंपरा था, और इस परंपरा को किसने सीखा, इस्लाम ने सीखा। आप किस चीज़ का अनुकरण किए, आप देखा देखी गलत चीज़ को आप क्या किए, अडॉप्ट कर लिए। जैसे पश्चिमी सभ्यता से हम लोग बहुत कुछ आज गलत सीख रहे हैं। जैसे पश्चिम सभ्यता की समाज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है, मतलब जॉइंट फैमिली वाली कंसेप्ट आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, सिंगल परिवार मिलेगा, मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, और फिर उसके मदर फादर बेचारे वो अलग रहते हैं। और ये चीज़ भारतीय समाज में हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो सिर्फ व्यक्तिवादी जो विचार है वो कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ भी है इसमें। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि व्यक्तिवादी विचार गलत है, मतलब अपने बारे में अगर आप कुछ सोचते हो तो गलत है, ऐसा हर बार नहीं होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो चीज़ अच्छी चीज़ आप उसका नकल करो। तो सामाजिक समारोह के नाम पर जो अपव्यय होता है वो कैसे होता है, देखा देखी तो होता है। पड़ोसी इतना खर्चा किया, तुम उससे बढ़ा के करते हो, दबा के करते हो। दहेज सबसे अच्छा एग्जाम्पल दहेज का देख लो। दहेज को लेकर के जो लोगों के अंदर जो उत्कंठा है, मतलब कि एक जो प्राउड वाला जो फीलिंग होता है कि हमें इतना सारा दहेज मिला, दरअसल वो दहेज नहीं, वो क्या है, भीख है। भीख मांगने का एक अच्छा तरीका है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दहेज मांगने के लिए सिर्फ लड़के लोग जिम्मेदार होते हैं। दहेज देने वाले और लेने वाले दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन याद रखना, किसी के लिए दहेज देना वो उसकी मजबूरी हो सकती है। मजबूरी हो सकता है कि अपनी सिस्टर के लिए, जैसे हम अगर अपनी ही बात करें तो अपनी सिस्टर के लिए हमें दहेज देना हो सकता है मजबूरी हो, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि देने का ज़रूरत ना पड़े, उनको बेहतर अच्छी एजुकेशन मिले, उनका खुद का जॉब हो, तो ये ज़रूरत नहीं पड़ सकता है, पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन इनफैक्ट अगर मान लो कि हम बिल्कुल लाचार मजबूर हो गए और हमें, चूँकि जिस समाज में रहते हैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों से हम भी अलग नहीं हो पाएँ, लड़ते बहुत हैं लेकिन पूरी तरह से हम भी अपने आप को अलग नहीं कर पाएँ। लेकिन ध्यान देना, हम हो सकता है कि मजबूरी में हमें दहेज देना पड़े, जो कि आंतरिक इच्छा मेरा बिल्कुल भी नहीं है, कोई ऐसा नौबत हो। लेकिन जब बात होगी लेने की तो वहाँ मेरी मर्जी होगी। तो मजबूरी और मर्जी में फ़र्क है। हम नहीं लेंगे, ये
ये तुम कर ही सकते हैं ना। हम देना मजबूरी हो सकता है, लेकिन लेना तो मर्जी है। मेरा इच्छा को हम नहीं लेंगे। तो किसी चीज़ को खारिज आप कैसे करते हो? वो कई बार क्या होता है कि लोग अपने प्रॉफिट के हिसाब से चलते हैं। तो दहेज को लेकर के जो लोगों में, आम लोगों में जो स्वीकृति है, या फिर जो करप्शन को लेकर के जो अंडर टेबल जो काम होता है कि कुछ पैसे दो काम करवा लो, तो ये जो तमाम तरह की जो अपव्यय की जो बात करते हैं, इन सारी चीज़ों की अपव्यय की बात ये अशोक समझते थे। और सामाजिक समारोह को ये ख़त्म करने की बात इसलिए भी कहते थे ताकि इसके वजह से समाज में विषमता पैदा ना हो। अनइक्वालिटी इससे जन्म लेता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपसे बेहतर करता है, आप सोचो उससे भी हम बेहतर करें, इस चक्कर में क्या होगा? आप गरीब हो जाओगे। तो हमें देख रेख नहीं करना। और इससे क्या होता है ना, अब जैसे कि देख लो ना, जब बारात होता है शादी वादी में, जो बारात लोगों को जब खिलाया जाता है, तो उसमें देखो खाने की कितनी बर्बादी होती है। तो अब देखो वहाँ पर भी एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है और वो सही जगह पे हो भी नहीं, वो भी बर्बाद हो रहा है खाना। तो वो भी अपने आप में क्या है? अपव्यय है। राजस्थान में, सॉरी यहाँ पे हरियाणा में, तो वहाँ की सरकार बोली कि आप कुछ लोगों का टारगेट दे दिया कि इससे ज़्यादा आप लोगों को आप नहीं बुला सकते हैं शादी में, और खाना आप बर्बाद नहीं कर सकते हो। अगर आप खाना बर्बाद करते हो तो आप पे हम पेनल्टी लगाएंगे। तो ये अच्छी बात है। अगर हरियाणा में ये चीज़ अगर लागू हो, और हम तो चाहते हैं पूरे देश के स्तर पे ये चीज़ होना है, कहीं भी किसी भी सामाजिक समारोह में अगर कोई व्यक्ति खाना बर्बाद कर रहा है, उस पर बिल्कुल पेनल्टी लगना चाहिए। तो सामाजिक अपव्यय से असमानता होता है, ये बात तो हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, और ये बात बहुत पहले ये कह रहे हैं। ये बात समझ में आया? तो नंबर को भी हम साथ में समेट लेंगे। तो पहला, अच्छा, नंबर में क्या कह रहा है कि सामाजिक समारोह में होने वाले अपव्यय की निंदा, यानी कि धम्म समारोह। धम्म मतलब क्या? एक अच्छा समारोह होना चाहिए जिससे कि सभी व्यक्ति का कल्याण हो, एक बेहतरी के लिए बात कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा जो शिलालेख था उसके बारे में, अभिलेख के बारे में, इसमें वो चिकित्सालय की स्थापना की बात करते हैं। चिकित्सालय की स्थापना की मतलब ये हुआ कि वो उस समय हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, और वो भी क्या, हॉस्पिटल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, वो जानवरों के लिए भी। सोचो कि अगर पेटा वाला, मतलब उस समय अगर जिंदा होता है, सोचो कितना प्राउड फील करता है। या फिर पेटा वाला भी अगर रेफरेंस देना चाहे तो वो अशोक के बारे में कहेगा कि देख मेरे भाई, जानवरों के हितों के लिए अशोक कितना ज़्यादा एक्टिव था। पहले तो पशु बलि की निंदा करवाया, मतलब पशु बलि को बंद कराने के प्रयास किया। उसके बाद उनके ट्रीटमेंट के लिए, पशुओं के इलाज कराने के लिए, सोचो उस समय हॉस्पिटल खोला गया था। देखो कभी भी अगर कोई पूछे ना फिर अशोक महान है, तो आप उसके क्राइटेरिया बताओ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये 14 अभिलेख के बारे में इसके पता होगा ना, इतना भी अगर आप कह देते हो ना तो काफ़ी है। इतना अगर बता दिए तो मामला ख़त्म है। तो चिकित्सालय की स्थापना करवाते कौन? अशोक। अपने दूसरे शिलालेख से ये पता चलता है कि अशोक जो चिकित्सालय की स्थापना सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए। उसके बाद अशोक अपने सीमावर्ती राज्य की भी चर्चा करवाते हैं, जिसमें कि चोल, पांडे, जो आपका जो दक्षिण भारत का जो हिस्से में जो क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद ताम्रपानी, जो कि इसी से सटा हुआ श्रीलंका। तो इन सारे क्षेत्र की भी जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? दूसरे अभिलेख से मिलता है। अगर हम बात करते हैं तीसरे अभिलेख की, तो तीसरे अभिलेख में जो अधिकारी की जो नियुक्ति किए थे, कई प्रकार के अधिकारियों का भी चर्चा है। उसमें से जो अधिकारियों का जो नाम था, वो हालांकि अलग से हम पढ़ेंगे कि इनका काम क्या क्या था, अब इनके काम के बारे में नहीं पढ़ना है। उस अधिकारी का नाम क्या था? महामात्य युक्त रज्जुक प्रादेशिक। और इससे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। हम लोग देखेंगे जब मौर्यकालीन, जब जो प्रशासन के बारे में जब पढ़ेंगे, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से तब हम लोग पढ़ेंगे। चौथा शिलालेख में देखो, चौथा में क्या दिया हुआ है? ब्राह्मण और श्रमणों। श्रमणों का मतलब क्या होता है? साधु, और उनके सम्मान करना चाहिए। अब देखो, अब ये चीज़ आप समझ सकते, देखो यहाँ पे, अब देखो ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है कि आप हमसे बेहतर इस मामले में सोच पाओ। अब क्यों सम्मान करें? चलो श्रमणों, साधु समझ में आ, जो त्यागी लोग होते हैं, जो जिनके अंदर किसी भी प्रकार का तृष्णा नहीं है, इच्छा नहीं, वो साधु बन जाते हैं। वो तो फिर भी समझ में आते हैं कि उनको दुनिया में किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं, इसलिए वो साधु हैं। ओरिजिनल साधु की बात कर रहे हैं, ये बाबा रामदेव की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। बाबा रामदेव, हालांकि रामदेव का हम तुलना, हम उनके बारे में, क्या नाम था उनका जो पकड़ाए थे? आसाराम बापू। उनसे तुलना नहीं कर रहे हैं रामदेव का। लेकिन साधु का असली मतलब भी ये नहीं हुआ। साधु का पॉज कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद उसको हम क्लियर करते हैं आगे चल के, ठीक है? ठीक है, चलो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था हम लोग का। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था हम लोग का क्लास, फिर से स्टार्ट करना है। चलो, तो अच्छा, अधिकारियों के बारे में हम लोग देख चुके हैं।
अच्छा, ब्राह्मण और श्रमणों के बारे में कह रहे थे, ये ब्राह्मण की सम्मान की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चूंकि उस समय जिस समाज में ये रह रहे थे वहाँ पर आमतौर पर ब्राह्मणों का रिस्पेक्ट हो रहा था। तो अशोक भी बोले चलो ठीक है, रिस्पेक्ट दे तो भाई, सब लोग कर रहे हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट दे तो क्या दिक्कत है। और साधुओं का सम्मान का बात तो हमें ज़्यादा बेहतर लगा। ठीक है, यहाँ पे हमको थोड़ा सा ये वाला मान कमज़ोर लगा, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण का ही सम्मान क्यों करें, सभी लोगों का सम्मान करो, किसी एक खास वर्ग का ही सम्मान क्यों करें। ठीक है, उसके अलावा अच्छा इसमें कहीं कनेक्शन दिख रहा है इसका? नहीं, चलो ठीक है। उसके अलावा 5वां वाला अभिलेख है, उसमें क्या बोलता है, धम्म महामात्य की जानकारी देते हैं। एक अधिकारी था जो कि अशोक के जो बारे में, जो अशोक की जो धार्मिक नीति है उसके बारे में वो लोगों को बताते हैं। तो वो जो अधिकारी की जो नियुक्ति कराता है वो अशोक अपने धार्मिक बातों को फैलाने के लिए, कि अशोक क्या चाहते हैं। ठीक है, 5वां नंबर हो गया हमारा। 6ठा नंबर क्या है? 6ठा नंबर ये कहते हैं कि सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य है। सभी लोगों का हित, मतलब सभी लोग बेहतर तरीके से लाइफ को जिए, यही मेरा क्या है, कर्तव्य है। और आम जनता राजा से कभी भी मिल सकता है, जो सबसे खास बात है, कभी भी आम जनता को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास आइए बिंदास होकर के, और हम एनी टाइम सोए हुए हैं, जगे हुए से कोई मतलब नहीं, कुछ ज़रूरी भी काम कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, हम उठकर आपके पास आएंगे और आपकी बात को हम सुनेंगे कि आखिर आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो देख लो, ये देखो एक अच्छा शासक के अंदर ना ये सारी बातें जो होता है ना वही उसको महान बनाता है। अभी हम बात करें, अभी जो हमारे वर्तमान जो शासक हैं, अब ये आम जनता राजा से कभी भी मिल सकता है। भाई साहब आजकल तो दिखते ही नहीं है जल्दी। अभी देश में हाहाकार का समय चला, कुछ दिन पहले बंगाल चुनाव में भाई साहब बिजी थे। तो अब क्या बोले, ऐसे तो डायरेक्ट सरकार के बारे में कुछ बोलो तो फिर ये सरकार तो सीधा जेल में अंदर कर देती है। हाँ, देशद्रोही तो भाई सर्टिफिकेट बहुत इजी तरीके से मिलता है। तो अब देख लो, इनसे थोड़ा सा तुलना करोगे तो बात सही है कि सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से कोई टैगोर तो नहीं बन जाता है। और ये चीज़ ट्रेंड भी चल रहा है कि जब आम जनता के लोग, जैसे आप कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, प्रधान सेवक अपने आप को बताते हो, लेकिन सिर्फ सिंबल देने से नहीं होगा, आपको वो कर्तव्य भी करना पड़ेगा। और ये लोकहित बहुत ज़रूरी है, यहाँ तो अपना हित चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना इस चीज़ को, जिनको मेरी बात पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम इस चीज़ से अगर हम कनेक्ट करके देखते हैं तो अगर हम तुलना करते हैं तो ये राजा जो हमारे फ़िलहाल बने हुए हैं ये तो गए भी रहते हैं। सर्वलोक हित, तो अब तो इस बात पे भी विश्वास उठ गया, सर्वलोक हित के बारे में वो सोचते भी थे पहले, कभी पता नहीं कैसे अच्छी अच्छी बातें करते थे। ठीक है, अच्छा 7वां नंबर और 12वां नंबर जो अभिलेख है, आपको वहाँ पे एक चीज़ कॉमन मिलेगा, धार्मिक सहिष्णुता। अब इसका मतलब क्या होता है? धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है कि सभी धर्मों के प्रति आपका विचार बेहतर हो, सभी धर्म की बातों को आप एक्सेप्ट करो। मतलब एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति का क्या करे, सम्मान करे। तो इसका मतलब क्या हुआ? धार्मिक सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब तो सहना, किसी को आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टॉलरेंस। तो रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। तो धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान बहुत ही जरूरी है। 8वां नंबर अभिलेख में ये क्या बोलते हैं? अच्छा, पहले के राजाओं का जो शिकार भी, मतलब शिकार करना तो एक शौक था, पैशन था। बड़े बड़े जो है मतलब कि जो हिरन, कभी बकरा, ये सब शिकार करके वो लोग लाते थे और वहाँ पे उसको पकाया जाता था। राजा आज कहें भाई तो राजा जी चले गए हैं शिकार करने के लिए। तो शिकार करना वो प्राउड की बात पहले समझते थे, लेकिन जैसे ही अशोक के अंदर जब ये बौद्ध धर्म में जो अहिंसावादी बात को जब इन्होंने सीखा, तो तभी तो इनका जो हृदय परिवर्तन का जो दौर दिख रहा है, ये साफ पता नहीं चल रहा है। जैसे पशु बलि की निंदा की जब हम बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म में भी बात करता है। तो बौद्ध धर्म की कई प्रकार की गुण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो शिकार करना निश्चित रूप से वो क्या करेंगे, फिर छोड़ देंगे, कहेंगे ये फालतू की बातें, ये शौक नहीं बल्कि मर्डर है। और ऐसा शौक से क्या फ़ायदा जब किसी की हत्या हो। तो सभी जानवरों का सम्मान करते थे। वही बात फिर देखो, सामाजिक समारोह ये वाला हमारा हो चुका था, जिसमें धर्म समारोह। 10वां नंबर क्या था? यक्ष एवं कीर्ति। मतलब आपको नाम नहीं कमाना है, तो यक्ष एवं कीर्ति का परवाह नहीं करना है। अपना काम आपको ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे वो कोई राजा हो या फिर कोई अधिकारी हो। ये नहीं कि मतलब कुछ काम किए फटाक से पता चला फेसबुक पे फ़ोटो चढ़ा दिए, नेताजी के साथ बिताए हुए कुछ सुनहरे पल। अब नेताजी पता चल रहा है, एक आदमी जो बेचारा, हम एक फ़ोटो देखे थे फेसबुक पे
क्या किया था, एक बच्चा जो है गड्ढा खोदा होगा, उसमें पेड़ लगाया। अब विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे कुछ लोग, नेता लोग जो है ऐसे करके खड़े थे पेड़ को पकड़ के। कुछ लोग तो उनके हाथ को ऐसे करके, जैसे छठ में नहीं होता अर्घ देने वक्त कि आदमी ऐसे करके पकड़ता है, चलो भाई मेरा भी हो गया, वो उसी पोजीशन में पकड़ा हुआ था, ऐसे करके पकड़ा हुआ था। अब बेचारा पीछे जो है कुदाल लेके ऐसे करके बच्चा जो खड़ा था, वो भी फ़ोटो खिंचा लिया। देखो कि उतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि फ़ोटो में कम से कम उसको तो एडिट कर देते, लेकिन नहीं, बंदा ईमानदार होगा जो उसको पोस्ट कर दिया, अपना फजीहत खुद ही उड़ा लिया। सारा मेहनत कौन किया, जो कुदाल लेके पीछे खड़ा है, क्रेडिट लेके कौन चला गया। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो नेता होते हैं ना, जैसे अभी कोरोना के टाइम में देख लो, जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो इलेक्शन होने से पहले जो तमाम तरह के जो वादे करते हैं, इतना वादा लगेगा बाप रे बाप, लगेगा बाप रे, तो साक्षात इंसान नहीं बल्कि एक भगवान है, लगेगा जैसे कि हम राम राज्य बना देगा ये आदमी जब जीतेगा। तो अब कोरोना के टाइम में देख लो सब लोग कहाँ हैं, नज़र ही नहीं आ रहा। हमारे यहाँ तो नेता लोग ऐसे ऐसे छटे हुए पीस हैं, जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मतलब कि सबको ढोने के लिए, मतलब सब कहते हैं रोगी को ढोने के लिए करना चाहिए था, पेशेंट का इलाज कराने के लिए मतलब करना चाहिए था, उस एम्बुलेंस में जो हमारे जो नेता हैं वो बालू ढो रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है। ये देख लिया हम लोग ना, यक्ष एवं पृथ्वी, चाहे वो कोई उच्च अधिकारी हो या फिर राजा हो, सभी को धम्म नीति सर्वश्रेष्ठ, मतलब कि अपना काम को अच्छे से करना, बिना सम्मान और बिना मतलब कि उसके खिलाफ, सम्मान का मतलब क्या, मतलब उसके खिलाफ क्या कि आपका ऐसा ना कि डर लगे, डरपोक की तरह काम नहीं करना कि अगर हम ये काम करेंगे तो कहीं मेरा जो है फजीहत ना उड़ जाए, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। अरे कुछ नहीं सोचना है, अपना काम अच्छे से करो बिना किसी ऊपर वाले के प्रेशर से। ये हमारा हो गया। 11वां, अच्छा 11वां और 14वां की जब बात करते हैं, वहाँ पर धम्म नीति की बात करते हैं। धम्म नीति का मतलब वहाँ पर क्या हो गया, वही बात हो कि ब्राह्मण, श्रमण और बड़ों का सम्मान। तो यहाँ पर यह बात आप जोड़ लीजिए इसमें कि बड़ों का सम्मान की भी बात करता है, बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मण और श्रमण का तो होना ही चाहिए था। तो आप 11 नंबर को 14 नंबर के साथ जोड़ के पढ़ना। 11 में था, सॉरी 4 है ना, ये 4 कहाँ, 11 और 4 की बात हम कह रहे हैं। उसके बाद 12वां नंबर में क्या है, इतझिक महामात्र की बात करता है। इतझिक महामात्र का मतलब ये एक प्रकार के स्त्रियों का अध्यक्ष था, मतलब एक अध्यक्ष थी जो कि खुद क्या थी, स्त्री। देखो एक महामात्र तो ये भी देख रहे हैं, धम्म महामात्र जो कि एक पुरुष हुआ करता था, और इतझिक महामात्र भी थी, महामात्र भी थी जो कि एक स्त्री थी। यानी कि कहीं ना कहीं उच्च अधिकार, मतलब कि अच्छे पोजीशन पे महिलाओं को भी दिया गया था पोजीशन। ये इससे पता चलता है, किससे पता चलता है, 12वां नंबर। और इसी अभिलेख में ये भी कहता है कि सभी प्रकार के आपको विचारों का सम्मान करें, चाहे वो विचार आपसे मैच करे या फिर ना करे। जस्ट लाइक वही बात, धार्मिक सहिष्णुता। अभी जैसे अभी के हिसाब से देखा जाए तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह का लोग जो सरकार के खिलाफ होते हैं, एक तरह के लोग क्या सरकार के सपोर्ट में होते हैं। दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे। पर इसका मतलब जैसे कि आप सरकार के विरोधी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार जो समर्थक है उससे भिड़ जाना है, लड़ जाना है, नहीं। उनके अपने विचार हैं, आपके अपने विचार हैं, आप उनके विचार को सम्मान करो, वो आपके विचार को सम्मान करना चाहिए। मतलब ये नहीं हो कि लड़ाई कर लेना उसके जगह पे। तो किसी के विचारों पर किसी से लड़ाई नहीं करना है ना। 13वां नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा लंबा दुनिया भर का कहानी लिखा हुआ है इसमें कलिंग युद्ध जो किए थे अशोक, उसका पूरा वर्णन आपको देखने को मिलता है कि तमाम मतलब स्त्री, बच्चे, बूढ़े सबकी हत्याएं होती है। अशोक तो खुद ही उस हत्याओं को देख करके सोचते हैं यार हमें क्या मिला इस कलिंग को जीतने से, हाथ तो कुछ लगा नहीं। हालांकि फिर बाद में क्या करते हैं, कलिंग को फिर छोड़ देते हैं। मतलब जीतने के बाद उनको निराशा हाथ लगा था। तो कलिंग युद्ध का पूरा विवरण आपको देखने को मिलता है। उसके बाद इसी के बाद क्या हुआ था, इनका हृदय परिवर्तन हुआ था, बौद्ध धर्म को फिर ये एक्सेप्ट किए थे और चीज़ें बिल्कुल बदल गया था। तो अशोक के हृदय परिवर्तन हो या फिर कलिंग युद्ध की बात हो या फिर चोल पांडे जो साम्राज्य की बात अगर करें, इनके बारे में चर्चा पूरा डिटेल में कहाँ लिखा हुआ है, 13वां। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 13वां वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक लंबा अभिलेख अशोक का कौन सा है, 13वां नंबर। उसके बाद अंतिम देख लेते हैं 14वां अभिलेख। इसमें क्या बोलते हैं कि सभी जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर अशोक का कहने का यहाँ पर धार्मिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि तुमको हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई की तरह बन के जीना है। धार्मिक यहाँ पर धर्म का मतलब होता है नैतिकता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सदाचार, अहिंसा। जो ये बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं, वो कहते हैं कि सभी व्यक्ति को इस तरीके से जीना चाहिए। तो ये था हमारा पूरा तरह से अशोक का जो अभिलेख था। ये हमारा आज का टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं और कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं
वो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार, इस तरह करके डिटेल में हम लोग पूरा, अभी मौर्य का लगभग 2-3 लेक्चर और चलेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है।